बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ रेत के सागर, लेकिन उसी झोपड़ी के पास एक पुराना छायादार पेड़ था। शायद अकेला ऐसा पेड़ जिसने रेत के क्रूर थपेड़ों को सहते हुए खुद को जिंदा रखा था। उसी झोपड़ी में 80 साल की एक अकेली बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली इस वीरान रेगिस्तान में रहती थी। एक समय उनका परिवार भी यहीं रहता था, पर कई साल पहले आया रेत का भयंकर तूफान सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कोई ना लौटा। तब से वह अकेली इसी झोपड़ी में रहती थी। इस बूढ़ी अम्मा के पास परिवार के नाम पर बस कुछ बकरियां थी जो रोज दूध देती थी, और उस झोपड़ी के पीछे एक तालाब था जिसमें मछलियां पाल रखी थी। बस उन्हीं के सहारे वह यहाँ दिन काट रही थी। एक दिन दोपहर को जब धूप अपनी सबसे तीखे तेवर पर थी, तब वह बूढ़ी अम्मा उस पेड़ के छांव में बैठी थी और उनकी बकरियां भी छांव में बैठी थी। उन्हें रेत की लहरों के पार एक आकृति हिलती नजर आई। जैसे जैसे वह पास आया, साफ हो गया एक जवान लड़का, गोरा चिट्टा, गठीला शरीर, थकान और धूप से झुलसा हुआ। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में प्यास थी। वह लड़खड़ाता हुआ छांव के पास आया और बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। वह बूढ़ी अम्मा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बूढ़ी अम्मा धीरे से उठी, लाठी के सहारे झोपड़ी के भीतर गई और मिट्टी का लोटा में पानी भर कर लाई और उस लड़के को दे दिया। लड़के ने एक सांस में पानी पी लिया, जैसे जान वापस आ गई हो। फिर बोला, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मैं दूर गांव से आ रहा हूँ, मधुपुर की ओर जा रहा हूँ, मगर गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गया है। अब और चलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो झिझकता हुआ बोला। बूढ़ी अम्मा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, जरूर रुक सकते हो। मैं भी यहाँ अपनी बकरियों के साथ अकेली रहती हूँ। तुम यहाँ रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बूढ़ी अम्मा की यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और झोपड़ी के अंदर जाने लगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। वह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं और पास में वही लड़का बैठकर एकटक बुढ़िया को देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा उस लड़के को रोटी और दूध ला कर देती है और फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। रात का समय हो जाता है। झोपड़ी के भीतर दिया टिमटिमा रहा था। लड़का बकरियों के पास बैठा था। अब बूढ़ी अम्मा लड़के के लिए बिस्तर लगा रही थी, खुद भी नीचे चारपाई पर सोती थी। उस लड़के के लिए भी दूसरे कोने में बिस्तर लगा देती है। नाम क्या है तुम्हारा? बूढ़ी अम्मा ने घर के अंदर से ही पूछा। लड़का बोला, मेरा नाम पवन है। बूढ़ी अम्मा बोली, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा दिया है। पवन धीरे से उठकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है और एक कोने में लगा बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी अम्मा अंदर आती है और अपनी चारपाई पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा की आंख लग जाती है, पर पवन को नींद नहीं आती है। वह चुपके से बूढ़ी अम्मा के बिस्तर के पास आकर बैठ जाता है और एक टक उसको देखने लगता है। फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जैसे ही उसको लगता है कि बूढ़ी अम्मा की नींद खुलने वाली है, वह डर कर भाग जाता है और झट से उठकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। बूढ़ी अम्मा की आंख खुल जाती है। वह बिस्तर से ही उठकर इधर उधर देखती है कि कोई आया था क्या उसकी बिस्तर के पास। फिर बूढ़ी अम्मा की नज़र उस पवन की तरफ जाती है। देखती है पवन सो रहा। बूढ़ी अम्मा भी अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाती है। धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। पवन जो सोने का नाटक कर रहा था, उसने आंखें खोला और सोचने लगा, मुझे ज़रा संभल कर रहना होगा। बूढ़िया बहुत चालाक है। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। सोचते सोचते पवन भी सो जाता है।
अगली सुबह जब पवन सोकर उठता है और जब झोपड़ी से बाहर आता है तो देखता है बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही है और पास में बकरियां घास और पत्तियां खा रही थी। पवन बूढ़ी अम्मा के पास आता है और पूछता है, यह तालाब कहाँ है? बूढ़ी अम्मा ने इशारा करते हुए कहा, वहां झोपड़ी के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियां हैं ना, वही हैं। पवन ने सिर हिलाया और फिर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास आकर देखा, वहां सच में एक सुंदर तालाब था जिसमें ढेर सारी मछलियां भी तैर रही थी। लड़का तालाब के किनारे उतरा और पानी में मुंह हाथ धोने लगा। फिर उसे इतनी सारी मछलियां देखकर मछली खाने का मन होने लगा। तभी पीछे से वह बूढ़ी अम्मा हाथ में कलश लेकर आती है, शायद पानी भरने के लिए, और आते आते बोलती है, देखना उस तालाब में एक बड़ा सांप भी रहता है। आसपास ज्यादा घास जंगल झाड़ नहीं है, इसलिए वह सांप इसी झाड़ी में हमेशा रहता है। पवन थोड़ा डर जाता है और बोलता है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता इन जहरीले सांप बिच्छू से? बूढ़ी ने पवन की बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर बोलती है, मुझे तो अब आदत सी हो गई है इन सांप बिच्छुओं से। यह हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं पर कभी काटते नहीं। बूढ़ी की यह बात सुनकर पवन भी मुस्कुराने लगता है। तभी फिर बूढ़ी बोलती है, क्या तुम मछली खाओगे? पवन तुरंत बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, अगर आप खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बूढ़ी घर की ओर जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद हाथ में एक मछली पकड़ने वाला जाल लेकर आती है। फिर तालाब में उतरकर जाल डालने लगती है। पवन यह सब दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। बूढ़ी अम्मा एक जाल उठाकर देखती है, उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां आती हैं, इसलिए उसे वापस छोड़ देती है। फिर दोबारा तालाब में जाल डालती है। पवन बोलता है, अब छोटी मछलियां को क्यों छोड़ दिया? तब बूढ़ी अम्मा बोली, छोटी मछलियां तालाब में रहेंगी तो और भी बड़ी बड़ी होंगी, और फिर बड़ी होंगी तो ज्यादा मछलियां भी होती रहेंगी। पवन कुछ देर तक उस बूढ़ी को देखता रहा जो जाल से मछलियां निकाल रही थी। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, आप सुनसान रेगिस्तान में कैसे रहती हैं? अपना गुजारा कैसे करती हैं? बूढ़ी ने जाल को किनारे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसी तालाब के सहारे। और थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, मैं इसी तालाब से मछलियां पकड़ती हूँ, कुछ खा लेती हूँ और कुछ पास के बाजार में बेच आती हूँ। उसी से मेरा गुजारा चलता है। और अजीब बात तो यह है कि इतने सालों में कभी इस तालाब की मछलियां खत्म ही नहीं हुई। पवन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। बूढ़ी की आवाज अचानक भारी हो गई। आज से ठीक 25 साल पहले इस रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आया था। उसकी आंखें नम हो गई। बारिश, आंधी, रेत का तूफान, सब कुछ एक साथ। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ उसी तूफान में बह गया। वह धीरे से सिर झुकाकर बोली, जब मुझे होश आया तो मैं रेत के अंदर दबी हुई थी। किसी तरह खुद को बाहर निकाला, फिर अपने पति माँ बाप को ढूंढने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आसपास के हर गांव, हर शहर में ढूंढा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं मिला, जैसे वह सब कभी थे ही नहीं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, फिर वह बुदबुदाने लगी, रेत ले गई सबको, तूफान बहुत बड़ा था, सब बिछड़ गए। पवन ने देखा कि बूढ़ी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोला, आप चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा। उसी समय उसने जाल की तरफ देखा तो उत्साहित होकर बोला, अरे देखो देखो, तुम्हारी जाल में कितनी बड़ी मछली आई है। बूढ़ी ने जाल की तरफ देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने मछली निकाली और झोपड़ी के पास चूल्हे पर पकाने लगी। थोड़ी देर बाद मछली पक गई। उसने पवन को खाना परोसा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद पवन पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ गया। बूढ़ी अपनी लाठी उठाकर बोली, आराम करो,
मैं बकरियों के लिए चारा जंगल लेने जा रही हूँ। और धीरे धीरे जंगल की तरफ चली गई। पवन पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार करता रहा। देखते देखते शाम होने लगी, लेकिन बूढ़ी अभी तक नहीं लौटी। आखिर पवन उठ खड़ा हुआ। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। रेगिस्तान के बीच इतना हरा भरा जंगल देखकर वह हैरान रह गया। वह चारों तरफ की सुंदरता को देखता हुआ अंदर बढ़ता गया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की पर पड़ी। वह लड़की रो रही थी। पवन चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वह लड़की उठी और धीरे धीरे पानी में उतर गई। फिर उसने एक डुबकी लगाई और जैसे ही वह पानी में डूबी, सब कुछ बदल गया। पवन की आंखें फैल गई। वह घबरा गया और तुरंत वहां से निकलकर वापस झोपड़ी में आ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वह धीमे स्वर में बोला, लगता है अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाएगा। और वह अजीब तरह से हंसने लगा। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। पवन ने पलट कर देखा, वही बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए वापस आ रही थी। उसके हाथ में बकरियों के लिए चारा था। वह बकरियों को चारा डालते हुए बोली, तुम अभी तक गए नहीं? तुम तो आज जाने वाले थे। पवन बोला, नहीं, आज रात मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थे? पवन बोला, बस ऐसे ही घूम रहा था। फिर उसने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बूढ़ी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन उस रात पवन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार बूढ़ी औरत को देख रहा था। वह गहरी नींद में थी। पवन धीरे धीरे उठा और उसके पास गया। उसने प्यार से उसके चेहरे को देखा और धीमे से बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेर दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतने में बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। वह गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? पवन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। बूढ़ी झुंझुला कर बोली, जाओ, जाकर सो जाओ। पवन चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह हुई। पवन बाहर आया तो देखा बूढ़ी चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेल रही थी। बकरियां पास में चारा खा रही थीं। रेगिस्तान की रेत सुनहरी हो रही थी। पवन चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा, जैसे कोई पति अपनी पत्नी को देखता है, जैसे सदियों का प्रेम मिल गया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था और उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। आज उसका असली मकसद पूरा होने वाला था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी ने रोटियां बनाकर पवन के सामने रख दी। लो, खाना खा लो, फिर अपने रास्ते चले जाना। पवन ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। बूढ़ी ने यह महसूस किया। वह थोड़ी नाराज होकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? पवन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। खाना खत्म करने के बाद बूढ़ी औरत फिर अपनी लाठी उठाने लगी। मैं बकरियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही हूँ, तुम खाना खाकर यहाँ से चले जाना। पवन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह औरत जंगल की तरफ जाने लगी, पवन धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। वह झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ उसका पीछा कर रहा था। जब भी उसे लगता कि बूढ़ी पीछे मुड़कर देख रही है, वह तुरंत किसी पेड़ के पीछे छुप जाता। कुछ देर बाद दोनों उसी जंगल के अंदर पहुंच गए जहां कल पवन आया था। बूढ़ी धीरे धीरे चलते हुए उसी रहस्यमय तालाब के पास पहुंच गई। वह तालाब के किनारे बैठ गई। पवन दूर खड़ा सब देख रहा था। कुछ देर तक वह बूढ़ी चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे पानी में उतर गई और जब उसे तालाब में डुबकी लगाई तो पवन की आंखें हैरानी से फैल गई। पानी से बाहर एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की निकली। अब वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। वह लड़की तालाब के किनारे बैठ गई और अचानक रोने लगी। उसकी आवाज बहुत ही दर्द भरी थी।
वह खुद से बोल रही थी, नहीं आएगा, वह मुझे इस श्राप से मुक्त करने नहीं आएगा। मैं 25 साल से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वह कभी नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। शायद यही मेरी किस्मत है, यही मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा। वह लड़की उठी और फिर से तालाब में डुबकी लगाने लगी। लेकिन जैसे ही वह पानी में जाने लगी, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक गई। पवन उसके सामने खड़ा था और उसने भी उसके साथ तालाब में डुबकी लगा ली। दोनों जब पानी से बाहर निकलते हैं तो लड़की हैरान रह गई। इस बार वह फिर से बूढ़ी औरत नहीं बनी थी, वह अभी भी वही जवान लड़की थी। उसकी आंखें भर आई। वह कांपती आवाज में बोली, माधव, क्या तुम माधव हो? पवन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। लड़की दौड़कर उससे लिपट गई। वह रोते हुए बोली, तुम्हारे में इतने साल क्यों लगा दिया? मैं तुम्हारा 25 साल से इंतजार कर रही थी। पवन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भयानक तूफान के बाद किसी को नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की ने आंसू पोंछते हुए पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? पवन, जो कि असल में माधव था, वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी आंखों से। बचपन में मैंने तुम्हारी वही प्यारी आंखें देखी थी और वही आंखें उस बूढ़ी औरत के चेहरे में भी दिखी। तभी मुझे लगा कि वह तुम ही हो सकती हो। फिर लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। जब हम दोनों बच्चे थे, हमारी शादी हो गई थी। हम बहुत खुश थे, लेकिन उसी समय वह भयानक तूफान आया और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज भर आई। मैं रेत के नीचे दब गई थी, किसी तरह बच गई, लेकिन मेरा परिवार कहीं खो गया। फिर उसने आगे कहा, एक दिन मैं इसी जंगल में बकरियों को चारा खिलाने आई थी। मैं जंगल में घूम रही थी, तभी जंगल के बीच में एक बूढ़ी औरत को कुछ काला जादू जैसा क्रिया करते हुए देखा और मैं घबरा कर पूछने लगी कि आप यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत जवाब नहीं दे रही थी। जब मैंने एक पत्थर उठाकर उसके क्रिया के बीच में फेंक दिया, जिससे उस बुढ़िया का जलाया हुआ दिया बुझ गया। उसका कार्य अधूरा रह गया। वह बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, तुमने मेरी बरसों से की हुई मेहनत बर्बाद कर दिया। मूर्ख लड़की, यह मेरा कार्य सफल हो जाता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान सुंदर महिला बन जाती। फिर उसने मुझे श्राप दे दिया कि अब से तुम भी मेरी जैसी बुढ़िया बन जाओगी और तुम्हारा जवानी छिन जाएगी। मैं रोकर उससे माफी मांगने लगी। अपनी सारी कहानी सुनाई कि बरसों से मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं सदा के लिए बूढ़ी बन जाऊंगी तो मेरा पति कभी मुझे पहचान नहीं पाएगा। मेरी बात सुनकर उसे दया आ गई। तब उसने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन श्राप थोड़ा कम कर सकती हूँ। उसने कहा कि दोपहर से शाम तक मैं अपनी असली जवान लड़की के रूप में रहूंगी और शाम से अगले दिन दोपहर तक मैं एक बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। माधव ध्यान से सुन रहा था। लड़की बोली, जब मैं रोकर उससे माफी मांगने लगी, तब उसने कहा, अगर तुम्हारा पति तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ इस तालाब में डुबकी लगाए, तभी तुम्हारा श्राप टूटेगा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। तब से मैं रोज इस तालाब में डुबकी लगाती थी। सोचती थी शायद एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाओगी। वह मुस्कुराई, लेकिन आज सच में तुम आ गए। माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब सब खत्म हो गया है। तुम्हारा श्राप भी टूट गया और हमारा बिछड़ना भी। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। माधव बोला, अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और इस बार हमारी शादी धूमधाम से होगी। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उस तालाब पर चमक रही थी और 25 साल बाद दो बिछड़े हुए दिल फिर से एक हो चुके थे।
उस दिन के बाद माधव और उसकी पत्नी उसी जगह रहने लगे। रेगिस्तान का वह तालाब अब उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाला चमत्कार था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।